Now once again, welcome back to ABS English Zone. Last time I didn't take my class properly because I am suffering from more disease. Just like सबको पता होगा कि सर मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ा चोट लगा था, जिसकी वजह से चेहरे सूज गए थे और प्रॉपरली मैं कोई क्लास भी नहीं कर पाया था। इसी वजह से मेरे वीडियोस और जो भी शॉर्ट्स हैं मेरे आपको अवेलेबल नहीं हो पाए, इसके लिए सॉरी आप लोगों को। लेकिन अब मेरे वीडियो जो हैं सब कुछ आपको टाइम पे टाइम अवेलेबल होंगे। और सबको पता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स विल बी स्टार्टेड शॉर्टली, और सबका डेट भी इशू हो गया है किस डेट को क्या एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके सीबीएसई और यूपी बोर्ड के दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है और 2 नंबर का आता भी है ये। लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में जानना है कि इसके आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हो, आप फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। इसको हम लोग कुछ लोग फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी और पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और इंटर में इंग्लिश में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जबकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे पता चल जाता है कि उस पोएम में किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है, किस टाइप का पोएटिक डिवाइस इसमें मेंशन किया गया है, कौन सा मीटर उसमें लगा है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ये सारा चीज़ फिगर ऑफ स्पीच में ही पढ़ने से पता चल जाता है। मैं एक एक करके एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपको, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। और प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक की पे भी दबा देंगे, ताकि मेरा चैनल और भी मुझे इससे मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को अवेलेबल करा पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक माई शेयर एंड लाइक also, thank you. So without wasting your time, let's start our topic. बिना देर किए आप अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हम लोग। जैसा कि आप देख चुके हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है क्या, इसको पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी कोई शादी विवाह होता है, आप देखे होंगे कि तो उस तरीके से चाहे दुल्हा या ब्राइड ग्रूम या ब्राइड जो भी होंगे उसको हम लोग उस तरीके से नहीं शादी में नहीं जाता है वो, लेकिन उनको कुछ ऐसे वेशभूषा या कुछ ऐसे पहनावा होता है जिससे उसको थोड़ा डिफरेंट दिखा देता है वो। अब कहने मतलब ये है कि अलंकार क्या है कि किसी भी नॉर्मल चीज को जब हम एडोर्न कर देते हैं, उसको सजा देते हैं। कोई भी फोड़े कर कोई भी दिखाई देगा गंदा मैला कुचैला किसी टाइप का है, उसको खूबसूरत के समझ सकते कि फ्रेश करके नहा धोआ के उसको फ्रेश कर देते हैं, उसको खूब अच्छा से एडोर्न कर देते हैं, सजा देते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पोइट्री में जितने भी राइम्स आते हैं, जितने भी लाइन्स आते हैं, चाहे जो भी ऑक्टेव और सेस्टेट आते हैं, उन सभी को खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है। डेफिनेशन क्या है? ए वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect। इसका मतलब क्या होता है? बता रहा क्या? ए वर्ड और एक्सप्रेशन यानी एक ऐसा शब्द या एक ऐसा भाव यूज्ड नॉट विथ, जिसका यूज नहीं किया था, प्रयोग नहीं किया जाता, इट्स ओरिजिनल मीनिंग, यानी वह कभी अपना ओरिजिनल मीनिंग के साथ उसका यूज नहीं किया जाता। मतलब यह है कि उसका ओरिजिनल जो मीनिंग होगा उससे डिफरेंट होगा, उससे अलग होगा। और वो अलग क्या चीज होगा? एक्सप्रेशन होगा या वर्ड होगा। जो वो दिखाई देगा उसका वो मीनिंग नहीं होगा, बल्कि उसका भाव दिखाई आपको देगा। और क्या कह रहा है? बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट। लेकिन कह रहा है कि उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं, बल्कि उसका क्या होगा? एक स्पेशल इफेक्ट आपको दिखाई देगा। यानी शब्दों में, उस राइम में, उस पोएम में जो भी वर्ड यूज होंगे वह उसका अर्थ न समझ के उसके हम इफेक्ट, या कह सकते हैं कि उसके स्पेशल जो इफेक्ट होगा, उसका जो इमोशंस होगा, उसके भाव को समझना ही क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आप पर्टिकुलर किसी वर्ड्स के मीनिंग से इसका अर्थ नहीं लगा सकते कि उसमें वर्ड है तो इसका मीनिंग ये होता है, नहीं। ऑल द वर्ड्स डिपेंड ऑन द सेंस। सारे जितने भी शब्द होंगे वो सेंस पे डिपेंड करेंगे, वो सेंस पे निर्भर करेंगे। आप ये बिल्कुल ही मत कहिएगा कि जो वर्ड है, वो जो शब्द है, इसका मीनिंग तो ये है, तो सर इसका मतलब ऐसा क्यों बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शब्द जो होंगे उसके जो वर्ड यूटिलाइज किए जाएंगे उसका हूबहू मीनिंग नहीं होता है, बल्कि उसका जो सेंस होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन आता है, पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं, तो वही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? फिगर्स ऑफ
स्पीच कहलाता है। इसके कई स्टेप्स हैं, हम लोग एक एक स्टेप को फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा है ताकि समय का बचत भी हो सके और अच्छे से आपको मैं समझा भी सकूं। देखते हैं। और इसके अब टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं? बहुत सारे हैं, एक नहीं है बल्कि बहुत है, 9, 10, 11, 12 के। एज एग्जाम्पल आप सिमिल कर सकते हैं, मेटाफर कर सकते हैं, पर्सनिफिकेशन कर सकते हैं, हाइपरबल कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी होता है, पन होता है, एलिटरेशंस होता है, एसोनेंस होता है, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। लेकिन इनको पर्टिकुलर एक एक करके हम विधिवत और बेहतर तरीके समझेंगे कि किस, अगर पोएम आता है, अगर उस पोएम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, तो आप आसानी से एक तरीके से देख के ही बता सकते हैं कि इस पैसेज में या इस पोएम में, इस पोएटिक डिवाइस में इस डिवाइस का यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। आई होप आपको कहीं भी कोई दिक्कत, इनकन्वीनियंस नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। बी पैशनेट, बी कॉन्सेंट्रेट। नाउ लिसन। अब टाइप्स ऑफ में पहला जो मैं पॉइंट उठा रहा हूं वो सिमिली का है। सिमिली क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है समझेंगे। बता रहे क्या कि ये सिमिल एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। यानी ये जो सिमिली होता है वो एक्सप्रेस करता है, वो बताता है कंपैरिजन को। कंपैरिजन क्या होता है? तुलना करना या किसी को कंट्रास्ट करना, भेद बताना। कंपैरिजन करता है कितनी चीजों में? बिटवीन टू अनलाइक, यानी दो भिन्न भिन्न चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है, तुलना बताता है। मेरी बात समझ नहीं पा रहा है? एक बार समझेंगे कि जो सिमिली होता है वह टू ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो अनलाइक हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या कोई इवेंट्स भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है या इवेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो दोनों चीजें इवेंट्स होगा या ऑब्जेक्ट्स होगा वो डिफरेंट होंगे, वो अनलाइक होंगे, अलग अलग होंगे। और उन दोनों में जो कंपैरिजन कर रहा है, जो तुलना बता रहा है, उसी को, जो तुलना बताने वाले वर्ड्स होंगे, उसी को हम बोलते हैं सिमिली। एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लिखा हुआ है और एक और लाइन में लिखा है कि यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लाइक, एज, सच, जस्ट एज, सो। यानी यह, अगर आपको सिमिली में कैसे पता चलेगा? अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यही जो वर्ड्स होंगे वही कंपैरिजन बताएंगे। जो अनलाइक वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स होंगे, यही जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो, यही जो वर्ड्स होते हैं यही कंपैरिजन करने का काम करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस पोएम में इस टाइप का डिवाइस है। यानी इस पोएम में हम सिमिली देख सकते हैं नॉर्मली। और वो चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि आप उस पोएम के बीच में आपको लाइक, सच एज, जस्ट एज और सो, ये आपके कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रिक है। यह चीज अगर आपको दिखाई देते कहीं भी, यू कैन एक्सप्लेन इन योर सिंगल वर्ड, दैट इज द सिमिली। ओके, नाउ जस्ट एग्जांपल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ एक पोएम है, आपने पढ़ा होगा, डैफोडिल्स नाम का। उस डैफोडिल्स की ये पहले राइम है, ये पहली लाइन है। उसी डैफोडिल्स का जो पहला जो पोएम शुरुआती जो लाइन है वो उसी लाइन का है ये, कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा है कि आई वॉन्डर्ड, मैं घूमता हूं, मैं घूमा। कैसे घूमा? लोनली, अकेला घूमा, एज ए क्लाउड, बादलों की तरह मैं अकेला घूमा। हम अकेला अकेला घूम रहे हैं, बादल हैं, चेक करिए, बादल नहीं ना है, लेकिन मैं घूमा किसके से? यहाँ पे जो राइटर है वो आई जो है वो घूमता है किसके से? बादलों के जैसे। यानी उपमा कर रहा है, अपनी जो तुलना है वो किससे कर रहा है? बादल से कर रहा है। यानी मैं घूमता हूं किसके जैसा? बादलों के जैसा घूमता हूं। बादल तो है नहीं, लेकिन अपनी तुलना किससे कर दिया उसने? बादल से कर दिया। और हम देख सकते हैं इसमें जो वर्ड आया है एज, देख सकते हैं इसमें जो एज आ गया है, इस वर्ड में लाइक आ गया, इसमें भी एज आ गया। तो ये जो वर्ड है, कह रहा आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं अकेला घूमा। कैसे घूमा भाई? एज ए क्लाउड, बादलों के जैसे घूमा। यानी आई और जो क्लाउड है ये कंपेरिजन कर दे रहा है कि मैं बादलों के जैसे, बादल से कंपेयर कर रहा है। इस वजह से यह जो पोएम का लाइन है ये क्या कहलाएगी? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? सिमिली का यूज किया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है लीव लाइक ए हर्मिट। हर्मिट का मतलब सन्यासी या साधु या सज्जन। हर्मिट भी कह सकते हैं, सेंट भी कह सकते हैं, है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि लिव लाइक ए हर्मिट, यानी सन्यासी के जैसे जियो, एक सन्यासी के जैसे, यानी अपने को, यानी आपको किसके जैसे कंपेयर कर रहा है, किसके जैसा लाइफ हो आपका, सन्यासी के जैसा हो, यानी आपकी तुलना किसी की जा रही है, सन्यासी से कंपेयर किया जा रहा है। इस वजह से ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। तीसरा जो एग्जांपल देखते हैं कि सी इज फ्रेश एज ड्यू, कह रहा सी इज फ्रेश, वो एकदम ताजी है, कैसे, एज ए ड्यू। ड्यू का मतलब क्या, ड्यू का मतलब ये कि जो ओश होते हैं, ओश शबनम के, जो उर्दू में शबनम कह सकते हैं और हिंदी में आप कह सकते हैं तो ओस कह सकते हैं, जो और इंग्लिश में कहें तो ड्यू, ऑलरेडी मैं लिखा हूं, तो यानी वह एकदम ड्यू के जैसे फ्रेश है, यानी उसकी कंपेयर किससे की गई है, ड्यू से की गई है। तो यहाँ पे ये भी जो वर्ड है, यानी सी इज फ्रेश, वह एकदम ताजी है, किसके जैसा, ड्यू के जैसा। तो यहाँ किससे कंपेयर, सी की कंपेयर किससे किया गया है, ड्यू से किया गया है। तो यहाँ पे जो कंपेयर वाला वर्ड कर रहा है, यानी जो कंपेयरिंग करने का काम कर रहा है, वो है एज। सो वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस पोएम्स और द लाइन्स, वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट इज द सिमिली। नॉर्मली वी कैन से in this poem, in this line we have to we used simile। हमको एक साधारण सा दिखाई दे रहा है कि इन लाइनों में हमको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीथिंग जोन। और भी जितने भी होंगे मैं एक एक करके टॉपिक करके आपको डिस्कस करूंगा। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह।